हाय, नमस्कार मेरे बच्चों। मैं नाम आकाश शर्मा। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 14 आर्थिक अवधारणाएं एवं नियोजन। मेरे बच्चों, आपने अपने घर में कई बार सुना होगा या देखा होगा अपने घर वालों को बातें करते हुए कि एक व्यक्ति गाय भैंस चरा रहा है, एक भेड़ बकरी चरा रहा है, एक खेती कर रहा है। उन सबकी मिला करके जो आय होती है वो हमारे घर की या परिवार की आय हो गई। तो इसी प्रकार जैसे परिवार की आय होती है, आय एक लोक कल्याण का या व्यक्ति के कल्याण के महत्वपूर्ण कारकों में से एक कारक है आय। तो जैसे हमारे परिवार की या किसी व्यक्ति की आय होती है, वैसे ही हर देश की अपनी एक आय की गणना भी की जाती है, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय आय। अब राष्ट्रीय आय की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों करते हैं हम राष्ट्रीय आय की गणना? देखिए, राष्ट्रीय आय से हमें उस राष्ट्र की आर्थिक स्थिति और आर्थिक प्रगति का ज्ञान होता है कि वो देश कितना समृद्ध है। राष्ट्रीय आय से हमें ज्ञान होता है, हमें पता चलता है कि एक देश और दूसरे देश में क्या अंतर है। आर्थिक आधार पर दो देशों में हम तुलना करके उनकी अर्थव्यवस्था की जानकारी तुलनात्मक रूप से हम जान सकते हैं। अर्थव्यवस्था के अंदर विभिन्न क्षेत्रों का क्या क्या योगदान है, इसका हमें पता चलता है कि कृषि के क्षेत्र का कितना योगदान है, सेवा क्षेत्र का कितना योगदान है, औद्योगिक क्षेत्र का कितना योगदान है आय के अंदर। ये पता लगाने के लिए भी राष्ट्रीय आय का ज्ञान होना जरूरी है। राष्ट्रीय आय के आधार अनुमानों के आधार पर ही हम भावी नीतियों का निर्माण करते हैं। घर पर आपने देखा होगा, कई बार घर वाले बातचीत करते हैं कि इस साल सरसों हो जाएगी इतने हजार की, मक्का हो जाएगी इतने हजार की, इतने हजार के गेहूं हो जाएंगे, हम आधा मकान इस साल बना लेते हैं, छत अगली साल डलवा लेंगे। ये भावी नीतियां हमारे घर पे बनती है कि इतने पैसे अनुमानित साल भर में हम कमा लेंगे और ये खर्चा कर लेंगे। तो इसी प्रकार जैसे परिवार में हम करते हैं, वैसे ही देश के अंदर भी राष्ट्रीय स्तर पर भी अनुमान लगाया जाता है कि इस वर्ष में राष्ट्रीय आय इतनी हो जाएगी और हम नीतियां इस प्रकार बना करके खर्चे इस तरह से करेंगे। तो राष्ट्रीय आय का ज्ञान होना इन कारणों से महत्वपूर्ण है। अब है राष्ट्रीय आय की परिभाषा क्या है, किसे कहते हैं राष्ट्रीय आय? एक देश के सभी साधनों, संपूर्ण सभी साधनों का एक वर्ष के अंदर जो उत्पादन होता है, उस उत्पादन प्रक्रिया में जितना योगदान होता है, उस योगदान के फलस्वरूप जो आय का योग है, उसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक देश के सभी साधनों द्वारा एक वर्ष में उत्पादन प्रक्रिया में योगदान के फलस्वरूप अर्जित आय का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। आप अपने शब्दों में याद रख सकते हैं कि किसी भी देश के अंदर उस देश के सभी साधनों की जो आय है वह उत्पादन प्रक्रिया में कितना योगदान देती है, उस योगदान का जो कुल योग है वह राष्ट्रीय आय है। हमने पहला पॉइंट पढ़ लिया, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। दूसरा पॉइंट था प्रति व्यक्ति आय। अब चलो पूरे राष्ट्रीय आय का तो हमने पता लगाने का तरीका देख लिया कि उसके जितने भी संपूर्ण साधन है, उन साधनों से उत्पादन प्रक्रिया में जो योगदान है उनको जोड़ लेते हैं, वही उसकी राष्ट्रीय आय होगी। अब प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं? तो संपूर्ण राष्ट्र की जो संपूर्ण आय है, अर्थात सकल जो आय है, उस राष्ट्रीय आय में उस देश की जनसंख्या का भाग दे दिया जाता है, तो क्या ज्ञात हो जाती है? प्रति व्यक्ति आय। किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय में उस राष्ट्र की जनसंख्या का भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय ज्ञात हो जाती है। इसका सूत्र भी है, प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। अब अपना तीसरा पॉइंट है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना। हम ये राष्ट्रीय आय की अवधारणा कब से शुरू हुई भारत में, इसकी गणना कब से प्रारंभ हुई? तो देखिए, आजादी से पहले भारत की राष्ट्रीय आय की गणना नहीं की जाती थी। आजादी से पहले प्रथम बार 1868 में जो दादा भाई नौरोजी थे, उन्होंने राष्ट्रीय आय की अवधारणा प्रस्तुत की। राष्ट्रीय आय की जो प्रथम बार जो गणना की वो किसने की भारत में आजादी से पहले? 1868 में दादा भाई नौरोजी ने। और आजादी के बाद भारत सरकार ने श्री पीसी महालनोबिस नाम है, ये पीसी महालनोबिस, ये दोनों ही प्रश्न महत्वपूर्ण बोर्ड की दृष्टि से। एक तो दादा भाई नौरोजी जो प्रथम बार आय की गणना की थी, और दूसरा आजादी के बाद श्री पीसी महालनोबिस, ये दो नाम आपको याद रखने हैं। इनकी अध्यक्षता में 1949 में एक समिति का गठन किया गया भारत सरकार के द्वारा, और उस समिति ने 1951 में पहली रिपोर्ट दी और 1955 में दूसरी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
उसके आधार पर भारत सरकार ने CSO की स्थापना की। बोर्ड में कई बार पूछा भी गया है, CSO का पूरा नाम लिखिए। C का मतलब होता है सेंट्रल, S का मतलब होता है स्टैटिक्स और O का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। इसका हिंदी में पूरा नाम है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। बोर्ड में कई बार ऐसा भी पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन सा संस्थान करता है, तो उस संस्थान का नाम आपको याद रखना, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, शॉर्ट में उसको CSO, अंग्रेजी में उसका नाम है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ये नाम आपको याद रखना है।